हेलो रिवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट और प्रमुख बंदरगाह के बारे में देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और हमें यहाँ पर बताना है कि सत्य कथन क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके देखते हैं और देखते हैं सत्य क्या निकल करके आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के तकनीकी सहयोग से उबलते पानी के रिएक्टरों के साथ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला पॉइंट में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और ये तारापुर जो है स्थापना किया गया था 1969 में। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु संयंत्र था जो यूएसए की सहायता से ये बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु में स्थापित रिएक्टर पूरी तरह से स्वदेशी भारी पानी रिएक्टर तकनीक पर आधारित है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि जो कुंडनकुलम है तमिलनाडु में, ये रूस के सहयोग से विकसित है। तो रूस के सहयोग से हुआ तो फिर स्वदेशी तो हुआ नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट वाटर रिएक्टरों का उपयोग करता है, ना कि भारी पानी रिएक्टर का। तो ये पॉइंट पूरी तरह से यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित और यह पूरी तरह से देश के दक्षिणी ग्रिड को बिजली आपूर्ति करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कैगा है वो कर्नाटक में स्थित है, ये याद रखना है। और ये काली नदी के पास पश्चिमी तट के करीब स्थित है और ये दक्षिण पावर ग्रिड को स्थिरता और ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो कि यहाँ पर बिजली आपूर्ति करता है। तो ये हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। एक और तीन यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक प्राकृतिक रूप से संरक्षित और भूमि से घिरा यानी लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। तो कह सकते हैं यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रथम, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं PHWR। PHWR का मतलब यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, मैंने ऊपर में आपको एक जगह बताया था, जैसे कि जब हमने बात किया था, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर PHWR, ठीक है। तो हेवी वाटर की बात की जा रही है, तो डिजाइन निर्मित प्रथम PHWR होने का गौरव प्राप्त है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी कलपक्कम मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ये याद रखिएगा, कलपक्कम आपका ये मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सी करेक्ट हो जाता है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट अथॉरिटी है के संदर्भ में इसे मुख्य रूप से किस बंदरगाह के यातायात बाहर को कम करने के लिए विकसित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, राइट। मुंबई बंदरगाह नवी मुंबई में ये स्थित है, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, और इसे नहावा सोवा बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के अत्यधिक दबाव और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो भीड़ को कम करने के लिए भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में से विकसित किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत का नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है और यह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं नरोरा परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलशहर जिले के गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह गंभीर भूकंपीय संवेदनशीलता क्षेत्र जोन 4 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत के बंदरगाहों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि कोच्चिन बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक लैंगून बंदरगाह है। तो ध्यान देना है पहला पॉइंट में कि जो हमारा कोच्चिन बंदरगाह है केरल के लैंगून में स्थित वेलिंगटन द्वीप पर निर्मित एक बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, तो करेक्ट है। सेकंड आता है कि कमराजार, ठीक है, कमराजार यानी एन्नौर बंदरगाह भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है जो पूरी तरह से सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यहाँ पर यह भी करेक्ट होगा कि एन्नौर यानी तमिलनाडु को कमराजार पोर्ट लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था, जो कि भारत का पहला प्रमुख कंपनीकृत बंदरगाह बना। तो ये भी हमारा सेकंड पॉइंट भी करेक्ट आता है। तीसरा है कि पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से उड़ीसा के महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक कृत्रिम गहरा जल बंदरगाह है। ये भी सही है।
जो पारादीप है वो बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित एक कृत्रिम गहरे पानी का लैंगून प्रकार का बंदरगाह है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट बनता है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और संयंत्रों के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए पहला देखते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम आधारित रिएक्टरों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो होमी जहांगीर भाभा की जो त्रिस्तरीय कार्यक्रम का अंतिम चरण भारत के विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग करके बिजली उत्पादन पर आधारित है। तो ये पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड आता है कि रावत भाटा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, लेकिन पोखरण 1974 परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा ने सहयोग वापस ले लिया था। ये भी एक तरह से हमारा बिल्कुल सही है कि परमाणु ऊर्जा जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआती यूनिट जो है कनाडाई तकनीक पर आधारित है, जिससे पोखरण परीक्षण के बाद कनाडाई संबंध टूट गए। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। तीसरा आता है कि हरिपुर पश्चिम बंगाल और छाया मिट्टी विरडी गुजरात को नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों स्थल क्रमशः रूसी और अमेरिकी कंपनियों के सहयोग से भविष्य के बड़े परमाणु पार्कों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत है। तो यहाँ पे कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट वापिस से करेक्ट होगा। और असत्य बताना है तो कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी असत्य नहीं है। अगला सवाल है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में हाल ही की खबरों में रहा यह संयंत्र किस नदी बेसिन में स्थित है। तो काकरापारा तो हम जानते ही हैं, यह हमारा गुजरात के अंतर्गत तापी नदी कह सकते हैं, ऑप्शन बी। कोलकाता बंदरगाह के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है और भारत का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है जो, देखिए यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की एक नदीय बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा बी होगा बिल्कुल सही। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जो कि अब हम जानते हैं इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं, तो ये एक नदीय बंदरगाह है और ये हुगली नदी पर स्थित है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यू सेवा यानी नहावा सेवा बंदरगाह जो है वो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं और यह भारत की सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित दीनदयाल बंदरगाह के बारे में, यानी कांडला जिसे हम कहते हैं, दीनदयाल बंदरगाह कांडला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कि हमारा ऑप्शन बी निकल के आएगा, यह पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा, ये याद रखिएगा ज्वारीय बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि भारत के बंदरगाहों के प्रशासन और विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में प्रमुख बंदरगाह भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं और इनका प्रबंधन केंद्र सरकार करती है। तो इसमें एक तरह से ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत प्रमुख बंदरगाहों को संघ सूची की प्रविष्टि, यहाँ पे जो समवर्ती सूची कह रहा है और वैसे भी केंद्र सरकार कह रहा है, तो ये तो गलत होगा। तो जब केंद्र सरकार करती है तो समवर्ती तो होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से ये पॉइंट गलत है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो ये पॉइंट गलत। अच्छा, सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है कि गैर प्रमुख बंदरगाह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यह विषय समवर्ती सूची का हिस्सा है। ये थोड़ा सा सही होगा, क्योंकि छोटे और मध्यम बंदरगाह समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसके कारण राज्य सरकारों को इनका प्रशासन और विकास के लिए माध्यम से करती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है सागरमाला परियोजना। याद रखिएगा, ये एक जो प्रोजेक्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के केवल गैर प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है और प्रमुख बंदरगाहों को इससे बाहर रखना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत होगा। अब गलत क्यों है? क्योंकि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य कि देश के सभी प्रमुख या फिर गैर प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, तटीय समुदायों का विकास और पोर्ट लिंक्ड लॉजिस्टिक्स को सुधारना है। तो किसी एक को नहीं, मतलब सभी के लिए है। तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाता है। तो अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल और केवल दो सही था, तो इसलिए हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के परमाणु ऊर्जा स्थलों और उनकी प्रस्तावित विदेशी तकनीक सहयोग फर्मों के जोड़ों पर विचार करिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि जैतपुर महाराष्ट्र में,
यहाँ पर कह सकते हैं जैतपुर महाराष्ट्र में। देखिए जैतपुर परमाणु संयंत्र की परियोजना जो है वो फ्रांस की कंपनी के साथ ये रिएक्टरों की बातचीत से हुई थी, तो यहाँ पर भी फ्रांस बिल्कुल सही है और ये महाराष्ट्र तो करेक्ट है ही। अच्छा, फिर आता है कि कोवाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये यूएसए की कंपनी से अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से सही होगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। अच्छा, तीसरा हमने देखा था यहाँ पर ऊपर में मिट्टी लिखा था, मिथी विरडी। ठीक है, मिथी विरडी जो गुजरात में प्रस्तावित है ये रूस के सहयोग से है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि मिथी विरडी जो है ये गुजरात परियोजना के लिए अगर बात करें तो ये अमेरिकी कंपनी, ठीक है, अमेरिकी कंपनी के साथ सहयोग प्रस्तावित हुआ है, तो ये पॉइंट गलत है। और अगर हम यहाँ पे रोसाटॉम की बात करें रूस के सहयोग से, तो कल्पक्कम होता है हमारा, सॉरी कल्पक्कम नहीं, कुंडनकुलम। ठीक है, कुंडनकुलम, तो ये हमारा गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया था कि जोड़ों पर विचार करें और सही सुमेलित बताना, तो फर्स्ट और सेकंड सही था, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं यह परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चेन्नई बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? चेन्नई बंदरगाह, तो पहले यहाँ पर देखिए कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा कि यह पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। तो कई बार डायरेक्ट भी ऐसे पूछा था वन लाइनर फॉर्म में कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है, तो चेन्नई पोर्ट, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि किस बंदरगाह को लौह अयस्क के निर्यात के लिए भारत का अग्रणी बंदरगाह माना जाता है, जो विशेष रूप से कुद्रेमुख खदानों से जुड़ा हुआ है? तो आराम से आप समझ सकते हो, कुद्रेमुख की बात आ ही गई तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ऑप्शन ए। हल्दिया बंदरगाह का विकास मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया था? जो हल्दिया बंदरगाह है इसका विकास जो है वो कोलकाता बंदरगाह पर भीड़ भाड़ को कम करने और बड़े जहाजों को सेवा देने के लिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है कि परमाणु के रिएक्टरों में प्रयुक्त होने वाले घटकों और उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि भारी जल का उपयोग मुख्य रूप से रिएक्टर कोर में तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए एक मंदक के रूप में कार्य किया जाता है, तो ये तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मॉडरेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आता है कि कैडमियम या फिर बोरॉन की छड़ों का उपयोग न्यूट्रॉन को अवशोषित करके परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये भी हमारा एक तरह से सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बोरॉन और कैडमियम का इस्तेमाल तो इसीलिए किया जाता है कि न्यूट्रॉन में अवशोषण की इसमें न्यूट्रॉन अवशोषण की उच्च क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग सुरक्षात्मक नियंत्रण छड़ों के रूप में किया जाता है, तो सेकंड वाला भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। तीसरा क्या कह रहा है कि भारत के सभी चालू वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर शीतलक के रूप में केवल तरल सोडियम का उपयोग करते हैं, ये गलत होगा क्योंकि भारत के अधिकांश वाणिज्यिक जो रिएक्टर होते हैं वो हल्के पानी या फिर भारी पानी को शीतलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तरल सोडियम का उपयोग केवल फास्ट जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं उसमें किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। अब सत्य के रूप में देखिए 1 और 2 यहाँ पर सही है, इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों के नाम परिवर्तन और अवस्थिति से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट है कि तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल करके वीओ चिदम्बरनार पोर्ट रखा गया है और यह तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि एनोर बंदरगाह का नाम बदल करके कामराजार पोर्ट किया गया है और यह भारत का पहला ऐसा प्रमुख बंदरगाह है जो निजी ऑपरेटर द्वारा पूरी तरह से अधिग्रहित जो कि किया गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम गलत कहेंगे क्योंकि कामराजार पोर्ट लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट जो कि कंपनी यानी मिनी रत्न उपक्रम के रूप में हम कह सकते हो, तो ये सेकंड गलत हो जाता है। अच्छा, तीसरा आता है कि जो मार्मागोआ बंदरगाह है जुआरी नदी के एस्चुअरी पर स्थित है और यह गोवा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है, तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हुआ कि मार्मागोआ बंदरगाह गोवा के जुआरी नदी के सुंदर मुहाने पर स्थित है जो प्राकृतिक रूप से गहरे पानी की सुविधा प्रदान करता है, तो यहाँ पर थर्ड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है।
तो अगर हमें असत्य देखना था तो असत्य के रूप में केवल बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र में स्थित जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के तकनीकी सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है और इसकी कुल प्रस्तावित क्षमता कितनी है। तो हमने बात किया था ना कि जैतपुर जो है वो फ्रांस के सहयोग से है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और जैतपुर में फ्रांस की सहायता से 6 यूरोपीय जो कि प्रेशराइज रिएक्टर लगाए जाने की योजना है, जिसकी कुल क्षमता की बात करें तो 9900 मेगावाट यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर, तो यहाँ पर जो पारादीप है वो हम जानते हैं पूर्वी तट पर स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1 और 2 किस प्रकार के रिएक्टर डिजाइनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो रूसी डिजाइन, कुंडनकुलम तो रूसी डिजाइन, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, रूसी डिजाइन वाले लाइट वाटर रिएक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है जो मुख्य रूप से थोक कार्गो और कंटेनरों को संभालता है। तो हमने ऊपर में बात किया था कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई पोर्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसका निर्माण भी अगर कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका निर्माण कब किया गया था, तो ये याद रखिएगा 1881 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा और पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने वाली सर्वोच्च नियामक संस्था कौन सी है। तो ये जो संस्था होती है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है अगला सवाल, ये कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और प्रमुख बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के विकास पर विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के परमाणु कर कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है, जो प्लूटोनियम 239 ईंधन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट में किसी तरह का दिक्कत नहीं है, क्योंकि कलपक्कम का जो आपका ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है भारत के द्वितीय चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो यूरेनियम के बजाय यहाँ पर यूरेनियम के बजाय प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रण का उपयोग करके ईंधन तैयार करता है। तो यहाँ पर प्लूटोनियम 239 तो एक तरह से बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाहरी हिस्से में गंगावरम बंदरगाह स्थित है, जो पूरी तरह से भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय द्वारा संचालित सार्वजनिक गोदी है। ये गलत है, क्योंकि गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक अत्यंत गहरा निजी तौर पर विकसित और संचालित अत्याधुनिक वाणिज्यिक बंदरगाह, न कि विशुद्धि सरकारी गोदी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं सेकंड गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा आता है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 भारत का पहला 700 मेगावाट क्षमता वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। अब ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है कि काकरापारा 3 भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट का बड़ा रिएक्टर स्केल है। तो ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट और थर्ड सही होगा। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए हम ऑप्शन सी में देख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड। अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के तटीय शिपिंग और परमाणु स्थलों के भौगोलिक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या बनता है कि भारत में वर्तमान चालू सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह से देश के केवल तटीय राज्यों में स्थित है और कोई भी लैंडलॉक राज्य में नहीं है। तो पहला पॉइंट हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि नरौरा जो परमाणु संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश में और रावत भाटा संयंत्र राजस्थान में स्थित है, जो कि गैर तटीय या फिर लैंडलॉक राज्य है। तो पहला पॉइंट गलत। सेकंड आता है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को भारत सरकार द्वारा देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया, लेकिन हाल ही में इसके रणनीतिक महत्व के कारण इसके प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किए गए हैं। ये भी एक तरह से सही है, क्योंकि अंडमान में स्थित जो पोर्ट ब्लेयर को प्रमुख बंदरगाह का दर्जा मिला था, जिसे बाद में प्रशासनिक सुगमता और नौसैनिक रणनीतियों के तहत पुनर्गठित किया गया। तो यहाँ पर सेकंड हमारा सही होगा। अच्छा, तीसरा आता है कि गुजरात का जो मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा निजी वाणिज्यिक बंदरगाह है, जो प्रमुख बंदरगाहों की आधिकारिक सूची से बाहर है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो याद रखिएगा कि मुंद्रा बंदरगाह आपका पड़ता है गुजरात में, और ये जो मुंद्रा बंदरगाह है निजी क्षेत्र द्वारा संचालित, और यह एक कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत के कई सरकारी प्रमुख बंदरगाहों से भी बड़ा है। तो यहाँ पर तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो सेकंड और थर्ड तो सही है, असत्य के रूप में केवल एक ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिए कि
चुटका परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है और यह किस विशेष क्षेत्र के बिजली संकट को दूर करेगी? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चुटका जो है वो मध्य प्रदेश में मांडला जिले में, यहाँ पर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के मांडला जिले के चुटका गांव में कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान के पास नर्मदा नदी के जल संसाधनों के निकट प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह जवारीय नदमुख पर स्थित है और रसायन एवं कच्चे तेल के आयात के लिए दहेज के एक विशेष उपग्रह टर्मिनल रखता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, दीनदयाल जो बंदरगाह कांडला। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जवारीय की जब बात आता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कांडला पोर्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। माही बंसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है, माही बंसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में 4 नए 700 मेगावाट रिएक्टरों के निर्माण से संबंधित है? तो यहाँ पर कहेंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कर्नाटक तट पर स्थित कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टरों ने हाल ही में किस वैश्विक रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा कि बिना रुके 941 दिनों तक निरंतर संचालन का विश्व रिकॉर्ड ये बनाया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह कुद्रेमुख के लौह अयस्क और MPCL के पेट्रोलियम उत्पादकों के निर्यात आयात मुख्य केंद्र है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, न्यू मंगलौर बंदरगाह, ऑप्शन ए हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के बंदरगाहों की रणनीतिक अवस्थिति और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में एक नया प्रस्तावित मेगा कंटेनर बंदरगाह है जिसे हम लोग सरफेल लॉर्ड के साथ गहरे पानी की प्राकृतिक ड्राफ्ट क्षमता प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये तो करेक्ट है ही कि वधावन बंदरगाह जो है वो आपका महाराष्ट्र में प्रस्तावित है और लगभग 20 मीटर का एक प्राकृतिक ड्राफ्ट उपलब्ध है जिससे यह विशाल जहाज़ों को संभालने के लिए भारत का एक प्रमुख कह सकते हैं लैंड लॉर्ड मॉडल बना रहा है, मतलब बंदरगाह बन रहा है। तो करेक्ट है। फिर आता है सेकंड कि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा संयंत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक है क्योंकि गोरखपुर नाम सुनकर ही लोग कंफ्यूज, मतलब आराम से समझेंगे कि उत्तर प्रदेश तो ठीक है ही, लेकिन ध्यान रखना कि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गांव में निर्मित किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा का गोरखपुर है। हरियाणा के गांव में गोरखपुर मतलब एक गांव है, हरियाणा में गोरखपुर गांव है, वहां पर लगाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरा आता है कि पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से कटक और पुरी के निकट स्थित है जो जापान को कच्चे माल और कच्चे लोहे के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हमारा नहीं लगता कि किसी तरह का कोई दिक्कत है क्योंकि पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा के स्थित है और उड़ीसा के समृद्ध खनिज क्षेत्रों जैसे कि क्योंझर का लौह अयस्क विशाल मात्रा में जापान और अन्य एशियाई देशों को भेजा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट और थर्ड सही था, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाता है। पीडीएफ में आप आराम से पढ़ना, पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा तो इसके लिए आप टेंशन मत लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन की पहचान करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि चेन्नई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जबकि मुंबई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो यहाँ पर तो हमारा देखा जाए तो पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट कह रहा है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर में देखा था कि चेन्नई जो पोर्ट है वो सबसे पुराना ये कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर उल्टा मुंबई बंदरगाह जो है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं एक विशाल प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये गलत होगा, दोनों उल्टा है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसमें भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ये तो आपको याद रखना ही है। काकरापारा गुजरात में और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, तीसरा आता है यहाँ पर कि विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा भूमि से घिरा बंदरगाह है। तो ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि विशाखापट्टनम अपनी भौगोलिक बनावट के कारण भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक और चारों ओर से जमीन से घिरा सुरक्षित पोर्ट माना जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे गहरा पोर्ट पूछा जाए तो विशाखापट्टनम।
तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होने की वजह से और प्रश्न में असत्य पूछा गया तो केवल एक को टिक करेंगे, जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में निर्माणाधीन गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस तकनीक के रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं 700 मेगावाट के स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा अम्फ्रा बंदरगाह या फिर इसके विकल्प के रूप में कन्याकुमारी बंदरगाह भारत के किस राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो सिंपल सा आपका ये जो आपका कह सकते हैं कन्याकुमारी, तो क्लियर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा कि अम्फ्रा बंदरगाह ऐसे ही अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर के बाद देश का दूसरा सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है जिसकी शुरुआत कनाडा के सहयोग से हुई थी। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा, ऑप्शन बी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट जो कि भारत का एक ऐतिहासिक बंदरगाह है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके ये किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के नियमों और बड़े बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि कल्पक्कम में फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर ईंधन के रूप में मिश्रित कार्बाइड ईंधन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला रिएक्टर है। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि कल्पक्कम का स्वदेशी रूप से विकसित अद्वितीय प्लूटोनियम और यूरेनियम कार्बाइड ईंधन का सफलतापूर्वक प्रयोग करने वाला पहला ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र नहीं संयंत्र है, ठीक है, तो करेक्ट है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2013 की बात करें, 2030, वो हमारा कह रहा है कि तहत भारत सरकार लक्ष्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के साथ बंदरगाहों की क्षमता को दुगना करना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि भारत सरकार का मैरीटाइम विजन 2030 बंदरगाहों के डिजिटल आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और वैश्विक मानकों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा आता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र की इकाई 1 और 2 आज भी थोरियम ईंधन चक्र क्या पूरी तरह से काम कर रही है। ये गलत होगा क्योंकि तारापुर की शुरुआती इकाई 1 और 2 समृद्ध यूरेनियम और हल्के पानी का उपयोग करती है, इनका थोरियम चक्र से कोई सीधा संबंध नहीं है, तो ये गलत होगा। फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों के विशिष्ट भौगोलिक वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला है कि भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक प्राकृतिक और गहरे बंदरगाह पाए जाते हैं। ये मतलब बिल्कुल सही है क्योंकि भारत का पश्चिमी तट पर तट एक जलमग्न या फिर निमज्जित कह सकते हैं सबमर्ज्ड तट है जो कि जहाजों के ठहरने के लिए गहरे प्राकृतिक बंदरगाह और प्राकृतिक खाड़ियाँ प्रदान करती है। तो पहला पॉइंट हमारा सही है। सेकंड आता है कि चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन बंदरगाह पूरी तरह से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के नियंत्रण में आते हैं। ये गलत होगा क्योंकि पहले तो चेन्नई खुद कह रहा है, फिर उससे आंध्र प्रदेश कह रहा है, तो ये तो गलत वैसे भी होगा। देखिए एन्नौर जो है जिसका नाम है कामराजार, ये बात थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, कामराजार और तूतीकोरिन जो है ये तीनों प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है, तो ये तो गलत है। तीसरा आता है कि कोचिन बंदरगाह अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है और प्राकृतिक लैंगून के मुहाने पर स्थित है। ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सही है, असत्य के रूप में केवल 2 को टिक करेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है जैतपुर परमाणु संयंत्र किस भूकंपीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण स्थानीय और पर्यावरणीय विरोध का सामना कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा जोन 4। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 40 का कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर एक कृत्रिम उपग्रह बंदरगाह के रूप में शुरू किया गया था और यह पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल मानकों पर काम करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ए होगा एन्नौर बंदरगाह, जिसको कामराजार बंदरगाह के नाम से जाना जा रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। गुजरात के मिठी विरडी परमाणु संयंत्र स्थल पर किस देश की कंपनी यहाँ पर कह सकते हैं वेस्टिंग हाउस के साथ रिएक्टर लगाने का समझौता विवादों के बाद आंध्र प्रदेश स्थानांतरित किया गया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी यूएसए, ठीक, यूएसए। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रमुख बंदरगाह को
लैंड लॉर्ड मॉडल पर पूरी तरह से संचालित करने वाला देश का पहला सरकारी बंदरगाह घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन ई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी और यह सीधे किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो यहाँ पर कहेंगे कि 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई और भारत के प्रधानमंत्री को सीधे जवाबदेही देती हो, ऑप्शन ए होगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों के लॉजिस्टिक्स और परमाणु संयंत्रों के तकनीक विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि डायलॉग मैरीटाइम के तहत भारत का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार को बढ़ावा देता है। तो इसमें तो हम कह सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोलकाता पोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 1 गंगा नदी प्रणाली से सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये तो हमारा करेक्ट है। काकरापारा परमाणु संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक ईंधन पूरी तरह से प्राकृतिक यूरेनियम है, जिसमें किसी भी प्रकार के भारी जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये गलत है, क्योंकि काकरापारा एक जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग तो करता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन मंदक और शीतलक दोनों के रूप में भारी जल की आवश्यकता पड़ती है। तो यूरेनियम है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मंदक तो चाहिए ही, तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं भारी जल का होना अनिवार्य है। तो ये सेकेंड पॉइंट गलत। तीसरा आता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह एक उथला बंदरगाह यानी सैलो पोर्ट है, जिसके कारण बड़े जहाजों को बंदरगाह से दूर लंगर लगाना पड़ता है और छोटे मतलब सामान छोटे जहाजों से लाया जाता है। तो ये एक तरह से बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पर सही था, और अगर हमसे पूछा गया था कि सत्य बताइए तो 1 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हो जाता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, पेड में है, पीडीएफ पेड में मिलता है, तो आप वहाँ से जाकर के बाई करना है तो कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड।